हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज अफेक्टिव डोमेन। आज हम बात करेंगे सीखने के भावात्मक पक्ष की। इससे पहले हमने बात की थी कॉग्निटिव डोमेन की, अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष। सो लेट अस सी, आइए देखते हैं कि भावात्मक पक्ष क्या है। अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड्स द मैनर इन विच वी डील विद द थिंग्स इमोशनली। जो भावात्मक पक्ष है अधिगम का, वो डायरेक्ट किससे रिलेटेड है कि मीन्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति, पर्सन के प्रति, किसी भी टॉपिक के प्रति इमोशनली किस तरह से डील करते हैं, ठीक है, उसके प्रति हमारी जो भावात्मक प्रतिक्रिया है वो क्या है। और इस इमोशनल एटीट्यूड में आप इंक्लूड कर सकते हैं फीलिंग्स, वैल्यूज़, एप्रिसिएशन, एंथुसियाज्म, किसी चीज़ को सीखने के लिए, क्यूरियोसिटी, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। ठीक है, तो ये सब कुछ आएगा हमारा इमोशनल स्टेट के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। Affective domain plays an undeniable role in the process of total development of a child. जो भावात्मक पक्ष है वो किसी भी बालक के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, दिस डोमेन एज अ मेजर डोमेन दैट डायरेक्ट लर्निंग, हम कह सकते हैं कि जो भावात्मक पक्ष है एक मेजर डोमेन के रूप में काम करता है। ठीक है, एक बड़ी डोमेन के रूप में काम करता है जो लर्निंग को गाइड करती है, लर्निंग को डायरेक्ट करती है। बिकॉज हम सब जानते हैं इमोशनल स्टेट, इंटरेस्ट एंड विलनेस ऑफ अ लर्नर, अधिगमकर्ता की या विद्यार्थी की भावात्मक स्थिति, उसकी रुचि और उसकी इच्छा, ये कहीं ना कहीं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज हम कितनी ही तरह के टीचिंग मेथड्स यूज़ कर लें, लेकिन जब तक विद्यार्थी इंटरनली मोटिवेट नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, तब तक वो उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं हो सकता। ओके, नाउ द फैक्टर्स। आइए देखते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो भावात्मक लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। भावात्मक ढंग से अगर कुछ सीखना है या विद्यार्थियों को सिखाना है तो यह आवश्यक है कि जो विद्यार्थी है उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि इफ द चाइल्ड विल बी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, ओनली इन दैट केस ही विल बी एबल टू लर्न एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि जब अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा तो निश्चित बात है कि वो चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं हो सकता और कॉपरेट भी नहीं कर सकता इन दैट टाइप ऑफ लर्निंग। ओके, सो अ चाइल्ड शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। सेकेंड इज करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन है इस तरह से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, करिकुलम अकॉर्डिंग शुड बी मेंटल लेवल, इंटरेस्ट, एज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड जो है इसका पैटर्न किस तरह से होना चाहिए, सरल से कठिन, जैसे नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कि पहले इजी देन थोड़ा जो है उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है इंक्रीज होता रहता है, तो इस तरह का होना चाहिए। अगर पाठ्यक्रम जो है सुसंगठित नहीं है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है, तो ये दोनों के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टीचर्स एंड ऑल एज वेल एज फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट इज फेवरेबल एनवायरनमेंट। जब हम फेवरेबल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इससे हमारा अभिप्राय है अनुकूल वातावरण, कि विद्यार्थी भावात्मक रूप से सीखने के लिए तभी तैयार होगा जब उसे उपयुक्त वातावरण मिलेगा। और इस वातावरण में जो वातावरण है वो कहीं से भी रिलेटेड हो सकता है, स्कूल का, घर का, उसके पढ़ने से रिलेटेड। ठीक है, किसी भी तरह का, मीन्स कि हर जगह विद्यार्थी को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। सिर्फ वही इन दैट केस जो है वो प्रॉपर लर्निंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स भी है इसमें कि कई बार इस तरह की सिचुएशंस आती हैं कि एक मेथड को हम फॉलो नहीं कर सकते या फिर उस टॉपिक के लिए वो मेथड प्रॉपर नहीं होता है। इन दैट केस टीचर हैव टू चेंज दैट मेथड। तो जो टीचर है वो अपना मेथड चेंज करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर टीचर लेक्चर मेथड का यूज़ करके कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक है, बट अगर विद्यार्थी नहीं सीख पा रहे हैं, कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, इन दैट केस टीचर कैन यूज़ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्टिविटी मेथड टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टीचर जो है वो अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज करके नए नए तरीक़ों से बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो जो है विद्यार्थी जो है उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलेगा और वो सीखने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फीडबैक एट प्रॉपर टाइम। फीडबैक एट प्रॉपर टाइम इसमें है कि मतलब कि विद्यार्थी को जो है प्रतिपुष्टि प्रॉपर टाइम पे देनी चाहिए।
ठीक है। अगर उसे प्रॉपर टाइम पे प्रतिपुष्टि मिलेगी तो कहीं ना कहीं उसकी मिस्टेक जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, वो करेक्ट होंगी और वो जो है एक तरह की एनकरेजमेंट मिलेगी। इससे सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ सीखने के साथ साथ फीडबैक नहीं देते हैं, काफ़ी समय बाद देते हैं, तो उसका विद्यार्थी के लिए कोई भी उपयोग नहीं रहता है, ठीक है। तो जो है विद्यार्थी को मोटिवेट करने के लिए, उसकी गलती में सुधार करने के लिए यह आवश्यक है और उसे टाइम टू टाइम मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये जो फीडबैक है, प्रतिपुष्टि है, वो साथ ही साथ दी जाए। नेक्स्ट इज प्रॉपर गाइडेंस। ये भी सिंपल है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अगर प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाए तो विद्यार्थी को उस चीज़ को सीखने में कठिनाई अनुभव नहीं होती है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर गाइडेंस है वो भी इफेक्टिव लर्निंग को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इंटरेस्ट एंड रेडीनेस। इसकी हमने पहले ही बात की थी, रुचि एवं तत्परता। जब तक कि विद्यार्थी के मन में किसी चीज़ को सीखने के लिए रुचि नहीं है, वो खुद तैयार नहीं है, वो कुछ चीज़ को नहीं सीख सकता। तो इंटरेस्ट एंड रेडीनेस ऑल्सो अफेक्ट द इफेक्टिव लर्निंग। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, कुछ कारक थे जो कहीं ना कहीं भावात्मक पक्ष के अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं, आइए, टेक्सोनॉमी इन द अफेक्टिव डोमेन। इससे पहले हमने बात की थी टेक्सोनॉमी इन द कॉग्निटिव डोमेन, अब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी इन द अफेक्टिव डोमेन। आइए देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या क्या लेवल है। रिसीविंग, अनुग्रहण करना, रिस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया करना, वैल्यूइंग, मूल्य, ऑर्गेनाइजेशन, मूल्यों का संगठन, कैरेक्टराइजेशन, चारित्रिकरण। लेट अस स्टार्ट। रिसीविंग। रिसीविंग को माना जाता है कि ये भावात्मक पक्ष का सबसे लोवेस्ट लेवल है, ठीक है। और जो इसमें है, इट इज़ सिंपली अवेयरनेस ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशन। ये डायरेक्ट किससे रिलेटेड है? इमोशंस की अवेयरनेस से। मीन्स कि विद्यार्थियों के अंदर भाव पैदा करना, ठीक है। जो भी हमने पहले बात की थी कि क्यूरियोसिटी पैदा करना, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। दैट में बी रिलेटेड टू सर्टन आइडियाज, मटेरियल और फिनोमिना। किसी भी तरह के विचारों के प्रति हो सकता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति हो सकता है, किसी प्रोसेस के प्रति हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस लेवल के बिना कोई भी लर्निंग नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं किया जाएगा तब तक उसे याद नहीं किया जा सकता। और रिसीव कब किया जाएगा? जब विद्यार्थी इसके लिए खुद तैयार होगा। तो अगर हम सिंपल शब्दों में बात कहें तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले अध्यापक का कर्तव्य क्या है कि वो विद्यार्थियों को कोई भी चीज़ सीखने के लिए उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करे, उन्हें उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार करे, ठीक है। इसके बाद ही जो विद्यार्थी है उस चीज़ को याद रखने के लिए सक्षम हो पाएगा। अब जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, लिसनिंग अटेंटिवली टू समवन, वाचिंग अ मूवी, लिसनिंग टू अ लेक्चर, वाचिंग वेव्स क्रैश ऑन द सैंड। मीन्स कि किसी को ध्यान से सुनना, कोई मूवी देखना, किसी के लेक्चर को सुनना, इवन रेत के ऊपर लहरों को वॉच करना, देखना, ठीक है। तो इन सब में आपने नोटिस किया होगा कि क्या चीज़ है? पेइंग अटेंशन, ठीक है। तो जब तक विद्यार्थी से, अगर हम इसी को हम अगर अपने सब्जेक्ट मैटर से जोड़ें, जब तक विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट मैटर के प्रति ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, सिंपली वो चीज़ सीखने के लिए तैयार नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक आपने इसका एक कीवर्ड ध्यान रखना है कि टीचर के द्वारा विद्यार्थियों में इंटरेस्ट क्रिएट करना टुवर्ड्स द सब्जेक्ट और टॉपिक, ओके। सेकेंड इज responding. Responding is related to the this level involves actively participating in the learning process. जो रिस्पॉन्डिंग का लेवल है वो किससे रिलेटेड है? लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन से। मीन्स कि विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में कितना सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। यू आर नॉट ओनली अवेयर ऑफ ए स्टिमुलस बट यू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू इट इन अ सम वे। मीन्स कि आप किसी चीज़ में सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, उसके प्रति अवेयर ही नहीं हैं, बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करके उसमें अपनी रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, ठीक है, उसमें अपने रिएक्शंस भी शो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका आ सकता है कि जो विद्यार्थी है जब किसी सब्जेक्ट के प्रति उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो वो उसके प्रति आर्ग्यूमेंट भी प्रेजेंट करता है, उसके प्रति रिस्पॉन्स भी देता है, ठीक है। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं हैविंग अ कन्वर्सेशन, पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन, गिविंग अ प्रेजेंटेशन, कंप्लाइंग विद प्रोसीजर्स ऑफ फॉलोइंग द डायरेक्शंस। मीन्स कि किसी कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना, ठीक है। ये सारा किसके अंदर आ जाएगा? आपका रिस्पॉन्डिंग में, अनुक्रिया में। नेक्स्ट इज वैल्यूइंग। वैल्यूइंग इज द एबिलिटी टू सी द वर्थ ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस इट। वैल्यूइंग का अर्थ क्या है? सिंपल शब्दों में कि किसी चीज़ का आपके जीवन में कितना मूल्य है और आप इसे किस तरह से शो कर रहे हैं।
And valuing is concerned with the worth you attach to a particular object, phenomena, behavior और piece of information. और आपके ये मूल्य किससे रिलेटेड हो सकते हैं? किसी भी वस्तु से, किसी प्रोसेस से, किसी के व्यवहार से, किसी जो है किसी तरह की इंफॉर्मेशन से, ठीक है. एंड दिस लेवल रेंजेस फ्रॉम सिंपल एक्सेप्टेंस टू मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ कमिटमेंट. और इसमें जो है बहुत ही जो सिंपल आप मूल्यों को स्वीकारते हैं और इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो आता है, ठीक है, आपके मूल्यों को स्वीकार करने का वो रेंज जो है इसमें फॉलो करती है. सिंपलर एक्सेप्टेंस में इंक्लूड योर डिजायर फॉर अ टीम टू इम्प्रूव इट्स स्किल्स, while more complex level of commitment may include taking responsibility for overall improvement of the team. इसमें है ये दिस इट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ टीम. हम इसे दूसरे एग्जांपल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे. इसमें जो एक सिंपल लेवल है, जब इसे हमने बात की सिंपल एक्सेप्टेंस, उसमें है कि आप एक टीम की स्किल को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, ठीक है. योर डिज़ायर फॉर अ टीम टू इम्प्रूव इट्स स्किल्स, कि इसके स्किल्स में सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो. और कॉम्प्लेक्स लेवल में क्या आता है? इंक्लूड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ द टीम. और इसमें है कि पूरी टीम की इम्प्रूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, ठीक है. देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन दीज टू. स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाना मीन्स कि वो खुद उसके अंदर सुधार करेंगे, और सेकेंड में है कि टीम के इम्प्रूवमेंट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. तो मीन्स कि आप किस तरह की वैल्यूज़ को प्रेफर करते हैं, ठीक है. तो ये आपका वैल्यूइंग के अंदर आएगा. तो इस सेम ये जो प्रोसेस है वो आपका जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी आता है. और द फंक्शन ऑफ दिस कैटेगरी डिपेंड अपॉन द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ एंड द रिजल्ट्स ऑफ अदर टू कैटेगरीज. जो हमने ऊपर बात की थी रिस्पॉन्डिंग एंड रिसीविंग, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है आपका ये जो लेवल है, ठीक है. When a student gets attracted to a thing or idea, ठीक है, जब भी कोई विद्यार्थी किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होता है, इंटरेस्ट लेता है और अपना जो एक्सप्रेसिव रिस्पॉन्स, जैसे मैंने बात की थी कि अपना रिस्पॉन्स एक्सप्रेस करता है, देन उस केस में जो उसका रिस्पॉन्स है वो उसके लिए ज़्यादा महत्व रखता है उस टॉपिक से कि कंपेरेटिवली. अब बात समझ गए. जैसे कि बात की मैंने अभी कि वो किस तरह के मूल्यों को प्रेफरेंस देता है, ठीक है. मीन्स कि जब वो रिस्पॉन्स करना सीख गया तो रिस्पॉन्स करने के बाद जब वो अपनी रिएक्शंस शो कर रहा है तो उसके लिए उसकी रिएक्शंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेरेटिवली टू दैट टॉपिक, कंपेरेटिवली टू दैट सब्जेक्ट मैटर, ठीक है. तो वो किस तरह की मूल्यों को प्रेफरेंस देता है वो इसके अंदर जो है इंक्लूड होगा. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग. Organizing involves putting together different values, information, and ideas, then relating them to already held beliefs to bring into an internally consistent philosophy. इसमें है कि डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हैं, आइडियाज़ हैं, उनको एक साथ संगठित करना, ठीक है. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पुराने मूल्यों में नए मूल्यों को ऐड करना, ठीक है. मीन्स कि अगर हम बात करें एज अ स्टूडेंट स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू अ थिंग और आइडिया, जब विद्यार्थी किसी चीज़ के प्रति, किसी आइडिया के प्रति रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है, हियर ऑफ वेरियस इंडिविजुअल एंड सोशल वैल्यूज़, ठीक है. तो उसके माइंड में बहुत से जो व्यक्तिगत जो उसके अपने पर्सनल है और जो सामाजिक मूल्य हैं वो जो है एक तरह के क्लैशेस करते हैं, ठीक है. जब भी वो रिस्पॉन्स दे रहा है उन मूल्यों को ध्यान में देके देता है, ठीक है. और इन सम सिचुएशन इट अपियर्स टू हिम दैट दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे हमने बात की, तो वो अपने व्यक्तिगत मूल्यों और उन सामाजिक मूल्यों में एक तरह का विरोधाभास का अनुभव करता है, ठीक है. और इन ऑर्डर टू अवॉइड सच कॉन्ट्राडिक्शंस, और इस तरह की जो विरोधाभास हैं, ठीक है, उन क्लैशेस हैं, उनसे बचने के लिए वो क्या करता है, इस तरह से संगठित करता है मूल्यों को कि किस तरह के मूल्यों कि उसके जीवन में जो है फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है, किसकी सेकंड है. मीन्स कि किस तरह के मूल्यों को उसने प्रेफरेंस देनी है और किस तरह के मूल्यों को उसने मतलब कि एक तरह के लेवल में ऑर्गेनाइज करना, ठीक है. जैसे मैंने बात की essentially it is ability to prioritize one value over another and create a unique value system, कि किस तरह से इस तरह से मूल्यों को ऑर्गेनाइज करना कि एक तरह के मीन्स कि वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए, इस चीज़ के लिए सक्षम हो जाए कि किस तरह के मूल्यों को उसे अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देनी है,
ठीक है, और एक उनका जो अद्भुत संगठन है वो प्रेजेंट करना है। द फोकस ऑफ दिस लेवल इज ऑन कंपेयरिंग, रिलेटिंग, असेसिंग वैल्यूज टू क्रिएट दैट यूनिक वैल्यू सिस्टम। और इसके लिए हो सकता है कि उसके लिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ मूल्य उसके अंदर ऑलरेडी हैं, ठीक है, उसमें वो कंपेयर करें, उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़े, रिलेट करे, ठीक है, उन वैल्यूज़ का आकलन करे, ठीक है, उसके लिए कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो इसके यूनिक वैल्यू सिस्टम प्रेजेंट करने में उसकी हेल्प करता है, ठीक है। अब हम सिंपल शब्द में बात करें तो हमने बात की ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि संगठन, संगठन किसका, मूल्यों का। और मूल्यों का संगठन में किस चीज़ का ध्यान रखेगा विद्यार्थी कि किस तरह के मूल्यों को उसने प्रेफरेंस देनी है पहले और किसको बाद में, ठीक है। इस चीज़ के लिए वो सक्षम होगा, तैयार होगा भावात्मक रूप से। अब इस चीज़ में एग्जाम्पल है, स्पेंडिंग मोर टाइम स्टडिंग देन प्लेइंग स्पोर्ट्स, recognizing the need for balance between work and family, or the priorities time effectively to meet goals। मीन्स कि अब अगर हम बच्चे के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके लिए दोनों मूल्य इंपॉर्टेंस है, खेलना और पढ़ना। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके माइंड में क्या है कि वो ज़्यादा जो टाइम है वो किसके लिए स्पेंड करना चाहिए, स्टडी के लिए या फिर स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है वो किस तरह के मूल्य उसको प्रेफरेंस देता है, ठीक है। फिर सेकेंड में आपका वही है कि रिकॉग्नाइजिंग अ नीड फॉर बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फैमिली, मीन्स कि काम और फैमिली के बीच में किसी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। तो ये भी व्यक्ति के मूल्य पे डिपेंड करता है कि कौन कैसा सोचता है, ठीक है, किसी के लिए कोई किस चीज़ को क्या प्रायोरिटी देता है, ठीक है। और प्रायोरिटिंग टाइम इफेक्टिवली टू मीट गोल्स, और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कितना समय देना है, ठीक है। तो हम में से हर एक के अलग अलग मूल्य हैं। इसी तरह से विद्यार्थियों के भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अपने अपने अलग अलग मूल्य हैं। उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के मूल्य से प्रॉपरली अपने मूल्यों को संगठित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और किसी प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग मैंने आपको बताया था चारित्रीकरण। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिव डोमेन, ठीक है। इट इज़ अबाउट इंटरलाइजिंग वैल्यूज। इट मीन्स एक्टिंग कंसिस्टेंटली इन अकॉर्डिंग्स विद द सेट ऑफ वैल्यूज यू हैव इंटरलाइज एंड योर कैरेक्टराइजेशन और फिलॉसफी अबाउट लाइफ। इसमें है कि जब विद्यार्थी ने नए मूल्यों को ग्रहण किया, पुराने मूल्यों के साथ ऐड किया, उसे संगठन किया, उसके बाद वो अपने आप को इस तरह से तैयार करता है कि जो यूनिक सिस्टम उसने प्रेजेंट किया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो व्यवहार करता है। जैसे मैंने बात की कैरेक्टराइजिंग चारित्रिकरण, मीन्स कि उसके अंदर उसके मूल्यों के संगठन के द्वारा उसके व्यक्तित्व पर जो प्रभाव पड़ा और उस अपने उस व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग वो जो बिहेवियर शो करता है, जो व्यवहार प्रदर्शित करता है, वो किसके अंदर आएगा, आपका कैरेक्टराइजिंग के अंदर, ठीक है। एसेंशली यू इंटरलाइज वैल्यूज एंड लेट देम कंट्रोल और गाइड योर बिहेवियर, मीन्स कि वो वैल्यूज़ आपके अंदर इतनी जो ग्रहण करी गई हैं कि उसके द्वारा ही जो आपका बिहेवियर है वो गाइड किया जा रहा है, ठीक है, कंट्रोल किया जा रहा है, ओके। बिकॉज हम सब समझते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो एक स्टूडेंट है जो हमेशा जो है स्टडीज़ में ही बिज़ी रहता है, एक जो है वो खेलने में ही बिज़ी रहता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि उनमें उन्होंने अपने अंदर इस तरह से उन मूल्यों को ग्रहण कर लिया है कि जो उनका बिहेवियर है उनके उन मूल्यों के कारण ही जो है वो गाइड हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। जो एक है उसे लगता है कि नहीं, ठीक है, जो स्टडी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो उससे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। जो सेकंड है उसे लगता है कि नहीं, सपोर्ट जो स्पोर्ट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे वो ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड कर रहा है, ठीक है। मीन्स कि जो व्यवहार है वो उन मूल्यों के द्वारा ही फॉलो हो, उन मूल्यों के द्वारा ही कंट्रोल हो, तो वो आपका किस में आ जाता है, कैरेक्टराइजिंग में, ठीक है। तो ये थी हमारी टेक्सोनॉमी ऑफ अफेक्टिव डोमेन। तो आज हमने बात की अफेक्टिव डोमेन के बारे में, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स अफेक्टिव डोमेन एंड द टेक्सोनॉमी ऑफ द अफेक्टिव डोमेन। आई होप एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।